अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 आजकल हम पढ़े पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और इसके शेप और इसके ट्रेंड वगैरह पढ़े थे। हमने जैसे कि पहले शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस किया था कि जैसे डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और अलॉन्ग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। फिर हमने एटॉमिक साइज को डिस्कस किया था कि एटॉमिक साइज जो होता है वो अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करता है और जो डाउन द ग्रुप होता है एटॉमिक साइज वो इंक्रीज करता है। तो आज हम तीसरा पढ़ने लगे आयोनाइजेशन एनर्जी के। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है कि अलॉन्ग द पीरियड वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती और इंक्रीज करती है या डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करती है या डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पेज नंबर 54 है नेशनल बुक फाउंडेशन का, क्लास 9 का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यू हैव लर्न इन दिस सेक्शन हाउ कैटाइंस आर फॉर्म्ड, के कैटाइन किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैटाइन जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एक, ये इस तरीके से सोडियम का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये अनस्टेबल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ताकि Na से Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में इसके फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये वाला जो शेल है ये लूज करके स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जब डोनेट कर देगा, जैसे ये NaCl होता है तो ये Cl को डोनेट कर देगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये डोनेट करके कैटाइन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये जितने भी होते हैं H पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम +2, ये सारे के सारे इनके ऊपर ये कैटाइंस होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, अब सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड है तो N कैटाइन बन रहा है 1 लूज करके, और जो ग्रुप 2 वाले हैं वो मैग्नीशियम +2 है, तो वो मैग्नीशियम जो है ये +2 के फॉर्म में होंगे, क्योंकि इनके आउटर शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसी को ड्रा करें जब की जगह अगर हम मैग्नीशियम लिख दें तो इधर मैग्नीशियम में इधर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फिर ये दोनों लूज करने पड़ते हैं। तो जब ये लूज करेगा, 1 लूज करेगा तो ये इधर मैग्नीशियम +1 बन जाएगा, लेकिन ये अभी भी अनस्टेबल है, मैग्नीशियम अनस्टेबल, मैग्नीशियम +1 ये अनस्टेबल है। और ये जब एक और लूज कर देगा तो मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, मैग्नीशियम +2, तो अब ये स्टेबल हो जाएगा जब 2 लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कुछ +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ +2 की फॉर्म में। इस तरीके से एल्युमिनियम जो होता है उसके वैलेंस शेल में अगर बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 लूज कर देते हैं, तो एयर Cl3 होता है, तो एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाते हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स दैट एक्सप्लेन कैटाइन फॉर्मेशन। कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अहम एक प्रॉपर्टी है एटम्स की, जो हमें बताती है कैटाइन की फॉर्मेशन के बारे में, कैटाइन कौन सा बनेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो इस आखिरी है, जैसे कि हमने बात की थी सोडियम की, तो 1 2 दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और आखिरी जो तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर निकाल देगी। तो कितने आसानी से ये लूज कर सकता है, या कितनी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी तब हम ये निकाल देगा। आसानी से निकल इलेक्ट्रॉन या मुश्किलों से निकल रहा है। फर्ज करें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब ये आसानी से निकल रहा है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम +1 है, सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और उसी के बजाय अगर हम ले लेते हैं ये वाला मैग्नीशियम ये वाला ले लेते हैं, मैग्नीशियम +2। अब क्योंकि ये स्टेबल है, 1 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए और वैलेंस शेल में 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो उसके बाद ये सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें तो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, तो स्टेबल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल हो जाएगा सोडियम। और जहां तक बात है इस मैग्नीशियम की अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए तो बहुत मुश्किलों से निकलेगा, ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। तो इसलिए आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैग्नीशियम +3 इतना आपने ये ज्यादातर सुना है कि मैग्नीशियम +2 होगा। तो ये
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें से थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब है इसकी कम है, क्योंकि कम एनर्जी देंगे तो ये निकल जाएगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब एक इलेक्ट्रॉन को आयन के अंदर हम कन्वर्ट कर सकेंगे। ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी कि मेटल प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू m पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी हम कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो एक इक्वेशन लिखी हुई है कि m प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो ये m प्लस के अंदर कैट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर बैलेंस करने के लिए ये, क्योंकि +1 -1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये यानी कितनी आयनाइजेशन एनर्जी देंगे किसी भी मेटल को मेटल कैट आयन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को यानी किसी भी एटम को कैट आयन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन सारी बात निकाल जाएगा तब पॉजिटिव चार्ज आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट, आयनाइजेशन एनर्जी ये मेजर होती है ऑफ द एक्सटेंट टू उस हद तक टू विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कितना करता है आयनाइजेशन एनर्जी को। अब ये जो न्यूक्लियस जो होगा अगर वो ज्यादा अब न्यूक्लियस जो है इससे कम अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये आसानी से निकल जाएगा। अब न्यूक्लियस जो है इसको इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अब यानी जितने दूर शेल होते जाएंगे उसमें से निकालना ज्यादा आसान होता जाएगा, इसलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है। यही रूल इधर आ जाता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि हमने बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो आयन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं। जब शेल डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पहला केस ये मैं लिख देता हूं कि डाउन द ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं, जब शेल बढ़ते जाते हैं डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं, शेल इंक्रीज, डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज, क्योंकि शेल बढ़ते जाते हैं डाउन द ग्रुप जाओ तो उस जब शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जो आसानी से निकल जाएगा तो इसका मतलब है हमने एनर्जी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी लेस रिक्वायर होगी, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी को डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, कम होगी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। उसके बरक्स बात आ जाती है कि पीरियड में क्या होगा। पीरियड जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो शेल को आपको पता है शेल तो जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, शेल तो एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट जो होती है वो उसकी आउटर मोस्ट जो उसकी होती है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो शेल जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम में पड़ा था, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बस और फर्क नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, शेल तो कांस्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि एटॉमिक साइज क्योंकि डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप अलाउड पीरियड मूव करेंगे तो शेल तो कांस्टेंट है, लेकिन अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस प्रोटॉन के बढ़ने से, क्योंकि प्रोटॉन अलाउड द पीरियड मूव करेंगे तो प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, तो +1 से इधर लिथियम में लिथियम का जो चार्ज था वो +1 था, तो आगे बेरिलियम आ जाता है उसका चार्ज है +2, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यानी आप इस तरीके से समझें, यानी इसमें प्रोटॉन के अंदर जारी बात है चार्ज है 3, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब इधर अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव है और न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर +4 का चार्ज है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है।
और न्यूक्लियस के अंदर +4 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 -4, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक का साइज है वो कम होगा अलोंग द पीरियड, जैसे हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एटॉमिक साइज जब कम होगा तो जारी बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियस उससे अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड जो होती है वो इंक्रीज करती है। अब ये हम इधर पढ़ लेते हैं, आयोनाइजेशन इज अ मेजर एंड हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मीन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है न्यूक्लियस अट्रैक्शन उतनी ज्यादा कर है। वेयर एज लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम है। जारी बात है जितना प्रोटॉन नंबर कम होगा तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और जिसका प्रोटॉन और जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर भी उतना ही होता है। तो प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर उतना ज्यादा होगा, और जारी बात है इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल में उतने ही होंगे तो वो उतनी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर एक प्रोटॉन नंबर है तो एक प्रोटॉन नंबर होगा और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद है, +1 और -1 आपस में अट्रैक्ट करने की जारी बात है कम अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की। तो उसके बाद अगर जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। पॉजिटिव एक जगह पे +1 और -1 की आपस में अट्रैक्शन हो रही है और एक जगह +5 और -5 की अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। तो जारी बात है +5 और -5 की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। दो छोटे मैग्नेटिस हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मैग्नेटिक फील्ड कम है। दो बड़े मैग्नेटिस हैं, दो बड़े मैग्नेट हैं, उनकी आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है नॉर्थ और साउथ पोल की। तो ये इसमें केस है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है वीकर अट्रैक्शन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब इसका ट्रेंड जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम से ये ग्रुप डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है, जैसे मैं बता चुका हूँ। दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि सारी बातें बढ़ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि शेल आ जाते हैं दरम्यान में। जितने ज्यादा शेल आते जाएंगे उसकी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा ये दरम्यान में शील्डिंग होती जाएगी, जैसे कि हमने शील्डिंग इफेक्ट के केस में पढ़ा था। तो शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि बढ़ जाते हैं तो दरम्यान में शील्डिंग हो जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए इकबाल का शेर भी है, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। उसके बाद आ जाता है ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट इन द वीकर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट्स की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कि एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं कि अलोंग द पीरियड, तो शील्डिंग इफेक्ट सारी बात है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि शेल कांस्टेंट रहते हैं। The strong force of attraction between the nucleus and valence electron increases, लेकिन एटॉमिक साइज कम हो जाता है along the period, क्योंकि वो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए, तो इसलिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये बढ़ जाती है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था।